हेलो बच्चों, मैं राजीव कुमार आपको सिखा रहे हैं बेटा कक्षा 10 से विषय विज्ञान है और विज्ञान में भौतिक विज्ञान है। ये आपका लेक्चर नंबर 2 है। पाठ जो है अध्याय आपका पहला ही है और उसका नाम क्या है? परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इसका ये बेटा सेकंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने देखा था परावर्तन क्या होता है, समतल पृष्ठ से परावर्तन हम लोगों ने देखा था और परावर्तन के कुछ परावर्तन से जो है समतल पृष्ठ के परावर्तन से जो बनने वाले जो नियम बनने वाले जो हैं प्रतिबिंब हैं उनके बारे में कुछ चीज़ें सीखी थी। ठीक है, एक बात रह गई थी, तो उसको सीख लेंगे कि बेटा समतल दर्पण जो होते हैं उनकी फोकस दूरी कितनी होती है बेटा? फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। लास्ट पॉइंट उसमें जोड़ देंगे, फर्स्ट वीडियो का ये लास्ट पॉइंट था कि समतल दर्पण जो है इनकी फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। अब बेटा हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। समतल दर्पण से संबंधित सभी चीज़ें हम लोगों ने सीख ली हैं, तो अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण क्या होते हैं बेटा? तो यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ को जो है एक पृष्ठ पर कलाई कर दी जाए तो जो प्राप्त दर्पण होता है वो क्या कहलाता है बेटा? गोलीय दर्पण कहलाता है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई गोला है, ठीक है, इस गोले का इतना पार्ट काट लिया गया, इतना पार्ट काट लिया गया। इस पार्ट में ये जो बचा हुआ हमारे पास शेष पार्ट है जो हम उस वाले गोले से काट के लाए हैं, उसके किसी एक साइड की अगर पॉलिश कर दी जाए, कलाई कर दी जाए, तो ये निकाय क्या कहलाएगा? ये निकाय आपका गोलीय दर्पण कहलाएगा। जैसे गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो सकते हैं बेटा? बहुत ध्यान से सीखिएगा, बिल्कुल शुरुआत है। अगर यहीं पे समझ आ गया तो फिर बहुत ज़्यादा आगे दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने कहा कि किसी कांच के खोखले गोले को काट कर उसका जो हिस्सा काट के लाया गया है उस पर किसी एक और या बाहर साइड या अंदर साइड अगर हम कलाई कर देते हैं तो ऐसे निकाय को हम क्या कहते हैं बेटा? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के हो सकते हैं। एक कौन सा हो सकता है? अवतल दर्पण हो सकता है, और दूसरा कौन सा हो सकता है? उत्तल दर्पण हो सकता है। अवतल दर्पण क्या होता है बेटा? वह गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक पृष्ठ जो होता है अंदर की ओर दबा होता है। वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? अंदर की ओर दबा होता है। कहने का मतलब ये है कि अवतल दर्पण में परावर्तन किस सतह से होता है? अंदर दबी हुई सतह से होता है। ठीक है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ये देखो बेटा, चित्र देखने की कोशिश करेंगे। ये एक अवतल दर्पण बना हुआ है। ये क्यों अवतल दर्पण है? इसलिए ये अवतल दर्पण है बेटा क्योंकि इसमें इस ओर से परावर्तन हो रहा है। ये परावर्तक पृष्ठ किस ओर है? अंदर की ओर है और वो दबा हुआ है। ठीक है, तो इस वजह से इसको जो है हम क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण बोलते हैं। इसमें जो कलाई किया हुआ भाग होता है वो बाहर की ओर होता है। ठीक है, अब ये इसका जो है ध्रुव है, एक आपतित किरण है। ये एक आपतित किरण है जो P बिंदु पर जाके टकराई है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट आई है। तो इस दर्पण को हम क्या कहते हैं बेटा? ये जो है अवतल दर्पण है। दूसरी ओर बात करते हैं कि वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इधर देखने की कोशिश करेंगे। ये एक निकाय है जिसमें कलाई किस ओर की गई है? कलाई अंदर की ओर की गई है, यानी दबे हुए हिस्से में कलाई की गई है, दबे हुए पृष्ठ पर कलाई की गई है। और इसमें परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ है। परावर्तक पृष्ठ है। जब इस पर कोई किरण गिरती है बेटा, आपतित होती है, तो वो परावर्तन के पश्चात दर्पण से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाए। ठीक है, उसी माध्यम में वापस
लौट जाती है। ठीक है बेटा, तो ये हमने दो चीजें देख ली, गोलीय दर्पण में कौन सा दर्पण है, कौन सा उत्तल दर्पण है, कौन सा अवतल दर्पण है। अब गोलीय दर्पण से संबंधित बेटा कुछ परिभाषाएं हम लोग सीखेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ बेटा गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाओं में कुछ चीज़ों को हम देखेंगे। जैसे ये मान लीजिए कौन सा दर्पण है हमारा, अवतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है हमारा, उत्तल दर्पण है। ठीक है, इसको हम अवतल दर्पण क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें परावर्तन जो है किस सतह से हो रहा है, दबी हुई सतह से हो रहा है। ठीक है, इसका कलाई किया हुआ भाग किस ओर है, बाहर है। ठीक है, परावर्तन किस ओर से हो रहा है, दबे हुए पृष्ठ से हो रहा है। ये हमारा अवतल दर्पण है, इसमें परावर्तन हमारा किस ओर से होगा, ओहरी हुई सतह से होगा। कलाई किया हुआ भाग किस ओर है, दबी हुई सतह की ओर है। तो बहुत ध्यान से सीखिएगा बेटा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को। ठीक है, अब सबसे पहली बात आती है कि इसमें जो है सबसे पहली बात क्या है, दर्पण का ध्रुव क्या है। ये बेटा बिंदु जो आपको P बिंदु दिख रहा है वो दर्पण का ध्रुव है। तो किसी गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य का जो बिंदु होता है उसको दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, इसे P अक्षर से लिखते हैं बेटा। इसे किस अक्षर से लिखते हैं, इसे P अक्षर से लिखते हैं, यानी P से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद दर्पण का द्वारक क्या होता है बेटा, द्वारक क्या होता है, जैसे इसमें M1 और M2 ये दर्पण का द्वारक है। ठीक है, M1 और M2 जो होता है वो क्या है बेटा, इस दर्पण का जो है वो द्वारक है। उसके बाद क्या होता है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वक्रता त्रिज्या। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या चीज है बेटा, तो ये दर्पण कोई भी गोलीय दर्पण हो वो किसी न किसी गोले का, खोखले गोले का एक भाग होता है। तो उस गोले की त्रिज्या क्या होती है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मान लीजिए ये आपको छोटा सा अवतल दर्पण दिख रहा है, लेकिन ये अवतल दर्पण किसी बड़े गोले का भाग होगा। ये अवतल दर्पण किसी बड़े गोले का भाग होगा और उस गोले की त्रिज्या क्या होगी, इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। उसी प्रकार इधर भी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, जिस वो उत्तल दर्पण जिस गोले का भाग होगा उस गोले की त्रिज्या जो है उत्तल दर्पण की जो है वो वक्रता त्रिज्या होगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या C से इसको लिखते हैं, ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई। और यही बिंदु होता है जिसको हम वक्रता केंद्र बोलते हैं। यही वो बिंदु होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वक्रता केंद्र बोलते हैं। तो एक बार फिर से परिभाषा हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं वक्रता केंद्र को, सबसे पहले देखते हैं वक्रता केंद्र को। तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र जो होता है वक्रता केंद्र कहलाता है दर्पण का। और वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इसे काहे से लिखते हैं, स्मॉल r से लिखते हैं। ठीक है, इसे काहे से लिखते हैं, स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है बेटा, दर्पण के वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा, दर्पण के वक्रता केंद्र C और दर्पण के ध्रुव P को मिलाने वाली जो सीधी रेखा होती है वो दर्पण का क्या होती है बेटा, मुख्य अक्ष होता है। ठीक है बेटा। अब बेटा बात करते हैं हम गोलीय दर्पण से संबंधित मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस क्या होता है बेटा, इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे कि मुख्य फोकस क्या होता है।
कहने का मतलब होता है कि मान लीजिए अभी तक हम लोगों ने सीख लिया है वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण का ध्रुव क्या होता है, ठीक है, द्वारक क्या होता है, ये सब हम सीख चुके हैं। मेन चीज है कि मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष क्या होता है बेटा, वक्रता केंद्र और दर्पण के ध्रुव को मिलाने वाली सीधी रेखा क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं मुख्य फोकस, ठीक है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, इसको सबको पहले मिटा देते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं का मतलब अवतल दर्पण में मिलती हैं और उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अवतल दर्पण में मिलती हैं, उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। जैसे इसको देखने की कोशिश करिए, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के समांतर, ये बेटा मुख्य अक्ष के समांतर कुछ प्रकाश की किरणें चल रही हैं। ये क्या होंगी बेटा, दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर, मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं, वास्तव में मिलती हैं। जिस बिंदु पर ये मिलती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर ये मिलती है, उस बिंदु को बेटा हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं बेटा, मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, अवतल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती, कैसे मिलती हुई प्रतीत होती है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं, ठीक है। उसके बाद ये परावर्तित होकर बाहर निकलती हैं, कहने का मतलब है बेटा हम लोग सीख रहे हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस में क्या होता है बेटा, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई बेटा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसमें थोड़ा सा दिक्कत यह है कि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस उस ओर होता है जिस ओर से जो है परावर्तन होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस उस ओर होता है जिस ओर से किरणों का परावर्तन नहीं होता, यानी प्रकाश का परावर्तन उस जिस ओर नहीं होता है, जिस ओर से नहीं होता है उस ओर जाके मुख्य फोकस हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ ये है, इस पृष्ठ से किरणें परावर्तित हो रही हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर चल रही हैं, ठीक है। ये किरणें कुछ इस तरह से परावर्तित होती हैं कि सभी परावर्तित किरणों को जब एक पीछे पिछाड़ा जाता है, पीछे की ओर
पीछे बढ़ाया जाता है तो वो ऐसा लगता है कि एक बिंदु से होके आ रही, एक बिंदु से आ रही। ठीक है, तो इसीलिए परिभाषा क्या है आपकी कि गोलीय दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें गोलीय दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक है, तो इसमें फोकस देखिए, इसमें फोकस उसी ओर है जिस ओर से किरणें जा रही हैं उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में जिस ओर से किरणें जा रही हैं और परावर्तित होकर बाहर निकल रही उस ओर ना होकर दूसरी ओर फोकस होता है। इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। अब बेटा फोकस दूरी क्या होती है? एक चीज और है कि अवतल दर्पण में जो होता है वो फोकस रियल में होता है यानी वास्तविक होता है, और उत्तल दर्पण में जो होता है फोकस वो रियल यानी वास्तविक ना होके आभासी होता है। ठीक है, वो कैसा होता है बेटा? आभासी होता है और दर्पण के पीछे होता है। इसमें दर्पण के सामने होता है, अवतल दर्पण में दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण में दर्पण के पीछे। इन चीजों को ध्यान रखिएगा। उसके बाद फोकस दूरी क्या होती है बेटा? दर्पण के ध्रुव P से, दर्पण के ध्रुव P से मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा? फोकस दूरी कहलाती है। इसमें भी दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है सनी, ओके। अब बेटा हम लोग सीखेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम हैं। इन नियम में से किन्हीं 2 नियमों का इस्तेमाल करके आप गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब का चित्र खींच सकते हैं। ठीक है, तो इनको बहुत ध्यान से सीखिएगा। जैसे पहला नियम है, ठीक है, पहला नियम है 2 प्रकार के आपके दर्पण हम आपको पहले ही बता चुके हैं। कौन कौन से हैं बेटा? अवतल दर्पण है और क्या है? उत्तल दर्पण है। ये आपका जो है उत्तल दर्पण है और ये आपका कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को फिर से हम बता दे रहे हैं कि अवतल दर्पण में परावर्तक सतह दबी हुई होती है और उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह जो होती है वो उभरी हुई होती है। ठीक है, हम लोग सीख रहे हैं कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम है। तो इसमें नियम नंबर 1 है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये मान लीजिए ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, इसमें भी ये दर्पण का मुख्य अक्ष है, दर्पण का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को पहले ही बताया जा चुका है कि जो दर्पण होता है उस दर्पण के द्वारक का, उस दर्पण का जो बिल्कुल बीच का बिंदु होता है वो दर्पण का जो होता है वो ध्रुव कहलाता है। ठीक है, और ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की सीधी दूरी होती है वही उसकी मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है, ये इन दर्पणों की मुख्य अक्ष। हमने कहा पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के, दर्पण से परावर्तित होकर मुख्य फोकस से होकर जाती है। होकर किस में जाती है बेटा? अवतल दर्पण में। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात कहाँ से होके जाती है? फोकस से होके जाती है। ये बेटा होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है किसमें? अवतल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण कुछ इस प्रकार से परावर्तित होती है दर्पण से टकराने के पश्चात कि ऐसा लगता है कि वो कहाँ से आ रही थी? ऐसा लगता है कि वो मुख्य फोकस से होकर आ रही थी। ठीक है, मुख्य फोकस से होके आ रही थी। ठीक है, मुख्य फोकस से होके आ रही थी। ये बेटा F हो गया इसका, ये P है और ये। ठीक है, तो पहला नियम क्या है? दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है किस दर्पण में? उत्तल दर्पण में।
मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। मुख्य फोकस से आती है किसमें? अवतल दर्पण से। मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है किसमें? उत्तल दर्पण में। यानी अवतल दर्पण में परावर्तन के पश्चात कोई मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण चल रही है वो दर्पण से परावर्तित होकर किससे होकर जाती है? मुख्य फोकस से होकर जाती है। और इसमें क्या होता है, जब वही किरण परावर्तित होती है तो ऐसा लगता है वो कहाँ से आ रही थी? वो कहाँ से आ रही थी? वो आ रही थी मुख्य फोकस से। चित्र से देखिए बेटा, ये किरण इस तरह से जा रही थी, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये इस दिशा में निकल गई। जब इसी किरण को हमने पीछे पिछाड़ा तो वो कहाँ से आ रही थी? वो फोकस से आ रही थी। किस फोकस से? मुख्य फोकस से आ रही थी। तो ये बेटा आपका पहला नियम हो गया। अब नियम नंबर 2 की बात करते हैं। नियम नंबर 2 की बात करते हैं। नियम नंबर 2 हमारा ये कहता है कि अगर कोई किरण मुख्य फोकस से आकर दर्पण से टकराती है, कोई किरण मुख्य फोकस से होकर आकर दर्पण से टकराती है तो दर्पण से टकराने के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। वो दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होगा बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब मान लीजिए कि इसमें कैसे देखेंगे, ये फोकस है। मान लीजिए कि कोई किरण फोकस की ओर आ रही है। मान लीजिए कि कोई किरण मुख्य फोकस की ओर आ रही है, तो वो इस तरह से दर्पण से टकराने के पश्चात ये भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसको देखने की कोशिश करिए, ये बेटा, ठीक है। हम कैसे जान पाए कि वो कहाँ जा रही थी? वो इस तरह से जा रही थी कि जब वो किरण दर्पण से टकराई तो उसको आगे हम लोगों ने बढ़ाया। वो किरण इस पार तो आ नहीं पाएगी, वो यहीं से परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। लेकिन हम कैसे जानेंगे कि वो कहाँ जा रही थी? वो जा रही थी बेटा कहाँ? मुख्य फोकस पे जा रही थी। जब वो मुख्य फोकस पे जा रही थी, इसी वजह से वो टकराने के पश्चात जो है मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। और अवतल दर्पण में आपने देखा कि सीधे आपको दिख रहा था कि वो मुख्य फोकस से होके टकरा रही थी दर्पण से, और दर्पण से टकराने के पश्चात वो क्या हुई बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तीसरी एक बात होती है। तीसरी बात है कि अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती, ये इधर इसका वक्रता केंद्र C हो गया, ये इधर इसका वक्रता केंद्र C हो गया। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होके जाती है तो वो दर्पण से टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी बिना विचलित हुए। देखने की कोशिश करेंगे बेटा। ये मान लीजिए कि कोई किरण है, प्रकाश की किरण है, और ये इस तरह से आती है। ये कहाँ से होके आ रही है? ये वक्रता केंद्र से होके आ रही है। वक्रता केंद्र से होके आ रही है बेटा। ये क्या करेगी? दर्पण पे गिरेगी और दर्पण से परावर्तित होकर सेम उसी ही पथ पर वापस लौट जाएगी। इसको देखने की कोशिश करते हैं बेटा। इस वाले में मान लीजिए कि कोई किरण ऐसे आ रही, ये किरण आ रही थी बेटा। अब ये क्या करेगी? दर्पण से टकराने के पश्चात अपने ही मार्ग पे वापस लौट जाएगी। ये बेटा तीसरा नियम है। इन तीनों नियमों में से किसी दो नियमों का इस्तेमाल करके, किन्हीं दो नियमों का इस्तेमाल करके आप उत्तल और अवतल दर्पण से, यानी गोलीय दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों को आप खींच सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है बेटा, इस लेक्चर में इतना ही। अब थर्ड लेक्चर में देखेंगे हम। सबसे पहले उत्तल अवतल लेंस को लेंगे और अवतल लेंस से जो है अवतल लेंस में वस्तु को जो है 6 स्थितियों पर रख के उसके चित्र बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।